Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the issue of open pores, or if I should just say enlarged pores and not necessarily open pores because that is not the problem here. Because pores open ही होते हैं. There is a reason why we call them open pores. उनके इस नाम के पीछे एक पर्पस है क्योंकि उनका हमारी स्किन पे एग्जिस्ट करने के पीछे भी एक पर्पस है. तो आज के वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि ओपन पोर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन आपकी स्किन टाइप क्या है, आपको क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम और आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. हम उन गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जो जाने अनजाने में हम करते हैं जिससे हमारे पोर्स अचानक से बहुत बड़े बड़े दिखने लगते हैं, बहुत क्लॉग्ड और बुरे से दिखने लगते हैं. क्या कर सकते हैं आप डेली बेसिस पर जिससे कि आपकी स्किन थोड़ी डीटेक्सचराइज लगे, थोड़ी स्मूथ लगे और आपको ये पोर्स वाला इशू इतना बॉदर ना करे. हम डूज और डोंट्स के बारे में बात करेंगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, रूटीन के बारे में बात करेंगे, एंड दैट टू टेलर्ड टू योर स्किन टाइप बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स और रूटीन कैन बी अप्लाइड टू ऑल स्किन टाइप्स. सबकी स्किन पे ओपन पोर्स की वजह अलग हो सकती है एंड डिपेंडिंग ऑन दैट उसका जो कोर्स होगा टू फिक्स दैट प्रॉब्लम वो भी अलग होती है. प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, रूटीन अलग होता है और जो फ्रीक्वेंसी हो या जो कॉन्सेंट्रेशन हो इन प्रोडक्ट्स की वो भी अलग हो जाती है डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप. तो पहले हम इस प्रॉब्लम का रूट कॉज फाइंड करेंगे और उसके बाद हम इसको टैकल करेंगे कि हमें इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है. सो आज की वीडियो को प्लीज शुरू से एंड तक ध्यान से आप देखिएगा. आई एम श्योर आपके काफी क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे. फिर भी बाय द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको लगता है कि कोई चीज मैंने कवर नहीं की, आपकी कोई क्वेरी अनरिजॉल्व रह गई, तो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं. एंड अनदर टिप आई वुड लाइक टू गिव यू कि अगर आप मुझसे क्विक और इंस्टेंट रिप्लाईज चाहते हैं तो शाम में मैं तकरीबन 6 बजे के आसपास अपलोड करती हूँ. तो कोशिश कीजिए आप उसी के हाफ एन आवर या 1 आवर के अंदर अगर कॉमेंट्स करेंगे आपको जल्दी मुझसे रिप्लाई आ जाएगा. और कोशिश करें कि उन कॉमेंट्स को थोड़ा सा कंसाइज रखें, बहुत ज्यादा एलैबोरेट और लंबे कॉमेंट्स मत डालिए. अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी आप लंबे वर्ड्स में ही लिख सकते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, लेकिन कमेंट्स में इफ यू वांट क्विक रिप्लाईज फ्रॉम मी तो इवनिंग में अराउंड 6 to 7 के बीच अगर आप कमेंट करेंगे आपको मुझसे जल्दी रिप्लाईज मिल जाएंगे. दिस इज जस्ट एन एडिशनल टिप. टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अनस्पॉन्सर्ड, लेकिन जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में आपको रेकमेंड करूंगी उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. सारे प्रोडक्ट्स डिटेल से मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लेटर ऑन वीडियो के बाद जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं इफ यू डू वांट टू. अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें. एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग व्हाई डू पोर्स एग्जिस्ट ऑन आवर स्किन. इनका पर्पस क्या होता है? देखिए, हम इनको ओपन पोर्स इसलिए कहते हैं. द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड ओपन इज बिकॉज दे रिप्रेजेंट द ओपनिंग ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स ऑन द सर्फेस ऑफ योर स्किन. आप सब जानते होंगे हमारी स्किन में डीप रूटेड सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं या जिन्हें हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ऑयल इन द स्किन. इसी से आपकी स्किन जो है उसमें इलास्टिसिटी रहती है, एक मॉइस्चराइजेशन रहता है. तो कभी कभी जिनकी स्किन थोड़ी सी हद से ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करती है, हद से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, ये ऑयल डक्ट्स उस तरह की ओपनिंग होते हैं जिस चैनल के थ्रू ये ऑयल बाहर आ पाता है. इसीलिए जिनकी स्किन ड्राई होती है उस पर आपको पोर्स की अपीयरेंस थोड़ी कम दिखेगी क्योंकि ऑयल उनकी स्किन कम बनाती है, और जिनकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, उनकी स्किन पे थोड़ा ऑयल ज्यादा बनता है तो इसलिए उनके पोर्स प्रोमिनेंट दिखते हैं. स्पेशली अगर उसे एक लंबे टाइम के लिए आप क्लॉग छोड़ देंगे, उसको आप अनक्लॉग नहीं करेंगे, एक्सफोलिएट नहीं करेंगे, अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखेगी. हमारी स्किन पे छोटे 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 अंदर ऑयल ग्लैंड्स के बिल्कुल डीप रूटेड जाकर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, बिल्कुल वो हमारे ऑयल ग्लैंड से जुड़े रहते हैं. तो उस वजह से आपका सीबम जितना प्रोड्यूस होगा आपकी स्किन उस तरह से डिटरमाइन कर पाती है. ऐसा नहीं है कि ये पोर्स की सिचुएशन सिर्फ इंडियंस के साथ होती है, फॉरेनर्स के साथ भी होती है, वर्ल्ड वाइड होती है. सारी ह्यूमन रेस में ये चीज कॉमन है एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो वे फॉर यू टू क्लोज देम. अगर आप सिर्फ अपने फेस पे देखोगे ना, सिर्फ हमारे फेस पर 20 से 22 हजार ओपन पोर्स होते हैं. हाउ विल यू क्लोज देम? देयर इज नो वे फॉर यू टू क्लोज देम, बट देयर इज डेफिनेटली a way for you to manage it so that they don't look so big, they don't look so dilated, and they do not have a possibility of harboring bacteria and then congestion leading to severe acne, leading to very stubborn looking blackheads. And there is a way for you to manage so that आपकी skin smooth दिखे. Now let's talk about the 4 common causes behind open pores. सबसे पहला, the most common one, the most popular one, जो कि सबसे ज्यादा लोगों को होता है, is excess oil production. Simple as that. I don't even think I need to elaborate on this any further. I think I've spoken about this. जिनकी स्किन ज्यादा ऑयल बनाती है उनके पोर्स बहुत ज्यादा बड़े दिखते हैं. जिनकी स्किन पे ऑयल प्रोडक्शन कम होता है उनके पोर्स कम दिखते हैं. Simple as that.
नंबर 2 रीजन इज द लॉस ऑफ कोलेजन और स्किन इलास्टिसिटी। एज के साथ साथ आप सभी जानते हैं हमारी स्किन में जो कोलेजन रिजर्व्स हैं, जो इलास्टिन फाइबर्स हैं, वो टूटते चले जाते हैं, वीक पड़ते चले जाते हैं। उसकी वजह से हमें एजिंग होती है और स्किन सैग होती चली जाती है। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने 50s और 60s में हैं और जिनका हाइट वेट एग्जैक्टली सेम भी अगर होगा ना जो उनका 20s में होगा। इनफैक्ट आप अपनी खुद की अगर 10 साल की फोटो कंपेयर करेंगे, इवन अगर आप पहले भी 50 किलो थे, अब भी 50 किलो हो, अगर आप सेम हाइट और वेट पे भी होगे ना, तो भी द रीजन वाई यू फील लाइक मैं तो सेम वेट पे हूं तो मेरे चेहरे में ये जो एक स्वोलनेस, आपको एक जो स्वेलिंग सी दिखाई पड़ती है, दैट इज बिकॉज आपके पोर्स बड़े होने लगते हैं जैसे जैसे स्किन से कोलेजन कम होते जाता है। पोर्स बहुत ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं। रीजन नंबर 3 इज जेनेटिक्स, जो कि हर मेडिकल कंडीशन के लिए अप्लाई करता है कि जैसे हमारी जो डिजीजेस हो गई कोई भी, या इवन हमारे नेल्स हो गए, बाल हो गए, स्किन का टेक्सचर हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, बहुत सारी चीजें हमें विरासत में मिलती हैं। अगर हमारे फादर्स उनकी जो भी स्किन की क्वालिटी थी, कॉम्प्लेक्शन था, टेक्सचर था, ऑब्वियसली वो भी बाय डिफॉल्ट हमारी खुद की स्किन एनाटॉमी में रिफ्लेक्ट होता है एंड वी कैन नॉट हेल्प दैट। तो अगर उनको ये इशू था तो हमको भी ये इशू होगा। रीजन नंबर 4 इज द क्लॉगिंग दैट हैपेंस ड्यू टू एन एक्यूमुलेशन ऑफ डेड स्किन cells for a long time or simply using a lot of comedogenic makeup or products। कई बार जाने अनजाने में हम इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं। अगर हमें समझ नहीं होती अपने प्रोडक्ट को समझने की, तो हम ऐसा स्किन केयर या मेकअप नॉन स्टॉप यूज करते रहते हैं जो हमारे पोर्स को क्लॉग कर रहा होता है और हमें पता भी नहीं होता क्योंकि हम सही प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण यह है कि क्या पता आप प्रोडक्ट सही भी यूज कर रहे हो, बट आजकल जैसे मल्टीपल स्टेप के स्किन केयर रूटीन हो गए हैं, एक लड़की एक टाइम पे 5 या 6 प्रोडक्ट्स बैक टू बैक स्लैदर किए जा रही है। तो अगर आप एक लंबे टाइम के लिए अपने पोर्स को अनक्लॉग रहने दोगे, उसको टाइम टू टाइम रिफाइन नहीं करोगे, एक्सफोलिएट नहीं करोगे, तो वहां पे वो एक्यूमुलेशन होता चला जाता है और उसकी वजह से ना ही सिर्फ आपके पोर्स बड़े होते हैं, बट टाइम के साथ साथ आपको सीवियर एक्ने भी होगा, आपको स्टबन ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स भी होंगे और इवेंचुअली वो पस्ट्यूल्स वाले पिंपल्स में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। नतीजा आपकी स्किन बहुत ज्यादा ओल्ड, बहुत ज्यादा डल, बहुत ज्यादा अजीब सा टेक्सचर, बहुत खराब आपकी स्किन दिखने लगेगी। तो ये थे 4 कॉमन कॉजेस। अब इनके बारे में मैंने आपको क्यों बताया, इसलिए बताया बिकॉज जब तक आपको अपनी एग्जैक्ट स्किन में रीजन नहीं पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तब तक आप रैंडमली उठा के कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करना नहीं स्टार्ट कर सकते कि जो एक एडवाइस एक के लिए काम करे वो भी मेरे लिए काम करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्किन में ये इशू हो रहा है एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन की वजह से, तो आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स लगाने चाहिए जिससे एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल हो सके, जैसे कि नाइसिनामाइड हो गया या सैलिसिलिक एसिड हो गया या इजिलैक एसिड हो गया, या अगर एक्ने पिंपल्स वगैरह आपको आते हैं तो आप जिंक भी लगा सकते हो, सल्फर भी लगा सकते हो। बट वहीं दूसरी तरफ अगर ये वजह नहीं है आपके पोर्स की, अगर आपकी पोर्स की प्रॉब्लम हो रही है एजिंग की वजह से कि अभी आप अपने 50s में हो, 60s में हो या लेट 40s में हो, इसलिए पोर्स बहुत बड़े दिखने लगे हैं, तो आप दुनिया भर का नाइसिनामाइड लगाते रहो, आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी और फिर आप नाइसिनामाइड को ब्लेम करोगे। सो यू नीड टू फाइंड आउट, अगर आपको एजिंग रिलेटेड या कोलेजन डिप्लीशन रिजर्व्स कम हो रहे हैं, उस वजह से आपको पोर्स का प्रॉब्लम हो रहा है, इन दैट केस आप नाइसिनामाइड पे फोकस नहीं करोगे, आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स इनकॉर्पोरेट करोगे जिससे स्किन में सेल टर्नओवर आपका बूस्ट हो, जैसे कि रेटिनॉल हो गया, पेप्टाइड्स हो गए, विटामिन सी हो गए। फिर आपको ऐसी चीजों पे फोकस करना है। सो यू नीड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन व्हाई ये हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जेनेटिक्स के केस में अगर जेनेटिकली आपके पेरेंट्स के साथ ये था, तो अब आप चाहे पेप्टाइड्स लगाएं, चाहे रेटिनॉल लगाएं, चाहे नाइसिनामाइड लगाएं, फिर भी आप यही ब्लेम करोगे कि नहीं कोई प्रोडक्ट वर्क नहीं करा, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि जेनेटिकली ये हो रहा है। तो ऐसे केसेस में कई बार हमको मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी लेने पड़ते हैं जो कि काफी सेफ होते हैं, बिना किसी डर के आप उनको करा सकते हो, क्वालिफाइड प्रोफेशनल से आप जाकर करवा सकते हो। छोटी छोटी सिटिंग्स वो आपको देते हैं, कार्बन फेशियल होता है, कार्बन पील्स होती है, केमिकल पील्स होते हैं। इसके अलावा आप माइक्रो नीडलिंग करा सकते हो, फिर PRP ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिर फ्रैक्शनल लेजर्स होते हैं, बहुत सारी अलग तरह की स्किन ट्रीटमेंट रिलेटेड थेरेपीज होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डर्मैट के पास, तो वो जाके भी करवाते हैं लोग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स दैट यू शुड डू एंड दैट यू शुड एब्सोल्युटली not do, which will worsen this scenario. Number 1, please do not over exfoliate or use harsh cleansers or cleansers having harsh surfactants just in the hope of कि अरे स्किन बहुत क्लॉग लग रही है, बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स लग रहे हैं, तो चलो बहुत हार्श वाले स्ट्रिपिंग ऑफ वाले क्लेंजर्स यूज करूं या हफ्ते में 3-4 बार एक्सफोलिएट कर लूं तो वाओ स्किन बहुत स्मूथ लग रही है, क्लीन लग रही है। ये गलती आपको नहीं करनी है। नंबर 2, हेविली कमेडोजेनिक मेकअप ना यूज करें या ऐसे मॉइस्चराइजर्स ना यूज करें जिनमें ऑक्लूसिव्स बहुत ज्यादा हो। एक्लूसिव्स थिक प्रोडक्ट्स, चाहे वो मेकअप हो या स्किन केयर, उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है।
नंबर 3, स्किपिंग अ सनस्क्रीन। कभी भी सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है। ऐसे मत सोचो कि पोर्स ऑलरेडी इतने क्लॉग लग रहे हैं, उस पर सनस्क्रीन की भी एक लेयर लगा लेंगे और ज़्यादा हैवीनेस फील होगी। जब आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो होता ये है कि हाँ, आपको फील हो रहा है बहुत लाइट लाइट, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे यूवी डैमेज की वजह से आपके जो फर्दर कोलेजन रिजर्व्स ब्रेक डाउन होते हैं, क्योंकि आपने स्किन को वो प्रोटेक्शन नहीं दी है, तो उससे कोलेजन ब्रेक डाउन होगा, जल्दी स्किन पे एजिंग होगी। ऑब्वियसली जो पोर्स की सिचुएशन आपकी 5 साल बाद आने वाली थी वो आज ही से दिखने लगेगी। तो ऐसा इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है सनस्क्रीन स्किप करने का पोर्स की प्रॉब्लम पर। तो इसलिए सनस्क्रीन स्किप मत करो। कंसिस्टेंसी अपनी स्किन के हिसाब से आप एडजस्ट करो। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर तो आप फ्लूइड वाली लगा लो। किसी ने नहीं बोला है कि बहुत हैवी वाली लगानी है, बट any type of sunscreen, whether it is chemical, physical, fluid, stick sunscreen, this, that, any sunscreen that does for you, any sunscreen any day is better than no sunscreen at all. Number 4 is smoking. ऑफ कोर्स अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उससे हमारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन का सप्लाई धीरे धीरे कम होते रहता है। ऑक्सीजन कम जाती है वहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको पोर्स की क्या, बाकी सारी भी स्किन रिलेटेड इश्यूज टाइम से बहुत पहले आ जाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लेने पड़ते हैं अपनी डाइट के थ्रू, या फिर अपने स्किन केयर में भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की ज़रूरत है उसका इफेक्ट रिवर्स करने के लिए, जो कि उस हद तक कामयाब नहीं होता है अगर आप काफ़ी फ्रीक्वेंटली आप स्मोक करते हैं। तो स्मोकिंग अगर हो सके तो आप बिल्कुल भी अगर नहीं छोड़ सकते तो थोड़ी थोड़ी करके कम करने की कोशिश करें। Number 5 reason which I feel is often ignored and not paid attention to and highly overlooked is not doing double cleansing at the night time. प्लीज ऐसे मत सोचिए कि क्योंकि मैं मेकअप नहीं लगाती हूँ या मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ तो फिर इसलिए मुझे डबल क्लेंस करने की क्या जरूरत है, मैं सिंपली फेस वॉश कर सकती हूँ। अगर आप घर में भी रहते हैं तो भी जो दिन भर की धूल मिट्टी होती है, डस्टिंग वगैरह होती है, कुछ ना कुछ हमारी स्किन पे चिपकते रहता है। सुबह से आपने जो क्रीम लगाई होती है, अब जाके रात में 12-13 घंटे बीतने के बाद जब आप बेड पे जाएंगे वो सारा स्किन पे इकट्ठे होता रहता है, पोर्स को क्लॉग करते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, मेकअप लगाते हैं या बाहर जाते हैं उन्हीं को डबल क्लेंस करना है। आप कुछ दिनों के लिए अपने घर पे डबल क्लेंस करके देखो। पहले ऑयल क्लेंजर लगाओ, उसके बाद आप वाटर बेस्ड क्लेंजर लगाओ। आपको एक हफ्ते में फर्क देखने को मिलेगा कि आपके पोर्स कितने ज्यादा ऑन इट्स ओन रिफाइन हो जाते हैं। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है। तो प्लीज डबल क्लेंजिंग करना स्टार्ट कर दो। नंबर 6 इज प्रॉपर हाइड्रेशन। यस, योर स्किन डज नीड मॉइस्चराइजेशन एटलीस्ट 2 times ड्यूरिंग द डे। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कैसी कंसिस्टेंसी का लगाना है, बट लगाना सभी को है। ऐसे सोचने की गलती मत करो कि स्किन पे ऑलरेडी तो इतना ऑयल आ रहा है तो फिर मैं क्यों लगाऊं, और ज्यादा हैवीनेस फील होगी। आप कंसिस्टेंसी हल्की लगा लो, जेल वाली लगा लो, लेकिन स्किप कभी भी नहीं करना है। दिन में 2 बार अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजेशन जरूर करना है। पॉइंट नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इंडल्ज इन केमिकल एक्सफोलिएशन एटलीस्ट वंस इन अ वीक। आप एक्टिव्स की स्ट्रेंथ अपनी स्किन की टॉलरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन स्किप नहीं कर सकते। एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट जरूर करो, ताकि जितना सारा एक्यूमुलेशन वहां पे हो चुका है डेड स्किन सेल्स का, सारे डेब्रीज का, वो अच्छे से आपके पोर्स अनक्लॉग हो जाए, फ्रीली ब्रीथ कर सकें। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स द पार्ट फॉर विच यू ऑल वर वेटिंग, द प्रोडक्ट्स एंड द रूटीन। प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम होंगे, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम यूज करने वाले हैं ऑलमोस्ट सेम होंगे सभी के लिए, बस उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो प्रोडक्ट ऑप्शंस है वो बदल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, वो बदल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन, द फ्रीक्वेंसी, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, और वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से मैं लिस्ट कर दूंगी, प्लीज आप जाके चेकआउट कर लेना। नाउ व्हेन इट कम्स टू द डे रूटीन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा कि पहले हम क्लेंजर यूज करेंगे, फिर अपनी पसंद का कोई भी आप सेरम लगा सकते हैं, चाहे आप नाइसिनामाइड लगाते हो, विटामिन सी, जो भी आप दिन में लगाते हैं, रेटिनॉल को छोड़ के ऑफ कोर्स। आप अपना टोनर सेरम जो लगाना चाहते हैं वो लगाएं, फिर मॉइस्चराइजर लगाएं और उसके बाद ऑफ कोर्स सनस्क्रीन लगाएं। आई थिंक दैट इज गिवन, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है मॉर्निंग में नो मैटर व्हाट। तो अब जो हम रात का रूटीन डिस्कस करेंगे उसमें मेनली हम फोकस करेंगे उन इंग्रेडिएंट्स पे जो हमारी पोर सिचुएशन कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें मेन ध्यान देना है, सिर्फ रात को सनस्क्रीन वाला स्टेप माइनस हो जाएगा, बाकी पूरे स्टेप्स आपको करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन योर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। अब ये क्या होंगे और हम इन्हें क्यों इंक्लूड करें वो भी मैं आपको 1 by 1 बताती हूँ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा सैलिसिलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सैलिसिलिक एसिड इज गोइंग टू हेल्प यू अनक्लॉग योर कंजेस्टेड पोर्स इन द फर्स्ट प्लेस। पहले वो पोर रिफाइन होगा, क्लीन होगा, तभी उसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट डाल पाएंगे। नंबर 2 इज गोइंग टू बी नाइसिनामाइड, बिकॉज नाइसिनामाइड विल हेल्प यू विद द एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल। नंबर 3 वुड बी योर रेटिनॉइड्स, प्रेफरेबली अगर स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, रेटिनॉल यूज नहीं करना चाहते तो पेप्टाइड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सूट होता हो
तो रेटिनॉइड्स वुड बी द बेस्ट बिकॉज दे विल हेल्प यू बूस्ट दैट कोलेजन, दे विल हेल्प बूस्ट दैट सेल टर्नओवर इन योर स्किन विच इज व्हाट वी नीड। तो सैलिसिलिक एसिड हमें हेल्प कर रहा है पोर्स को अनक्लॉग करने के लिए, नाइसिनामाइड हमको हेल्प कर रहा है एक्सेस सीबम को कंट्रोल करने के लिए, और रेटिनॉइड ऑफ कोर्स हमें हेल्प कर रहा है हमारे एंटी एजिंग कंसर्न्स में, जिससे अगेन आपके पोर्स का डायरेक्टली रिलेशन है। सो लेट्स सी हाउ अ टिपिकल वीक विल लुक फॉर यू एट द नाइट टाइम। सो नाउ वी हैव 7 नाइट्स इन अ वीक, राइट? सो सबसे पहली रात पे आप लगाएंगे सैलिसिलिक एसिड, कुछ मिनट वेट करेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे नाइसिनामाइड। सेकेंड नाइट पे आप लगाएंगे हमारा रेटिनॉल। थर्ड नाइट पे आप स्किन को ब्रेक देंगे, इट इज अ रेस्ट एंड रिकवरी नाइट, दिस इज जस्ट फोकस्ड ऑन हाइड्रेशन बिकॉज अभी हमने रेटिनॉइड लगाया है एक रात पहले। तो तीसरी रात पे आप स्किन को हाइड्रेट करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे, कूल डाउन करेंगे। आप सिका यूज कर सकते हो, पेंथेनॉल यूज कर सकते हो, या कोई एक्टिव भी नहीं यूज करना चाहते, सिंपली एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज कर लो, दैट इज इट। So first night you're going to do salicylic followed by niacinamide, then retinol, and third night would be the rest night. Now again same cycle आपको repeat करनी है on the 4th, 5th and 6th day के पहले salicylic followed by niacinamide, then retinol, and then again the third night would be the break night for your skin to relax. अब जो 7वां दिन बचा हफ्ते का, आपकी पसंद का कोई भी दिन, जब अगले दिन आप होपफुली बहुत ज्यादा सन से एक्सपोज नहीं होने वाले हो, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है, 7वीं रात को आपको अपनी स्किन को करना है केमिकली एक्सफोलिएट फॉलोड बाय हाइड्रेशन ऑफ कोर्स। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्ट्रेंथ तक का केमिकल एक्सफोलिएशन करना है। तो अब रूटीन आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी रात में आपको क्या लगाना है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैं आपको आपकी स्किन टाइप के हिसाब से रेकमेंड करने वाली हूँ। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो फिर आपको कोई भी एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड का आप 2% सैलिसिलिक एसिड सेरम इन्वेस्ट कर सकते हो। देयर इज एन ऑप्शन इन डर्माको, देयर इज एन ऑप्शन इन मिनिमलिस्ट, देन अंडररेटेड का अभी मैंने पिछले महीने पहली बार मंगा के एक्सप्लोर किया था, वो भी काफी अच्छा है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर स्किन पे पिंपल्स होते हैं तो कोशिश करो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स अनसेंटेड ही ले सको तो बेस्ट होगा। नाउ अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है या बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है और आपको लगता है कि सैलिसिलिक यूज करने से और ज्यादा ड्राइंग हो जाएगी, तो आपको एक्सफोलिएटिंग टोनर भी यूज कर सकते हो, थोड़ी लो स्ट्रेंथ वाला जो AHA का हो, जैसे कि आप 5% मेंडेलिक एसिड टोनर यूज कर सकते हो, 5% लैक्टिक एसिड टोनर यूज कर सकते हो। कुछ ऑप्शंस मैं आपको ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज जाके आप रेफर कर लीजिएगा। तो आपको पूरा सेरम लगाने की या पूरे फेस पे लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक्सफोलिएटिंग टोनर भी यूज कर सकते हो। या दूसरा तरीका यह है कि सैलिसिलिक एसिड का सेरम ही लगाएं आप, लेकिन पूरे फेस पे जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं लगाएं, जो आपके अफेक्टेड एरियाज है। सपोज अगर आपका टी जोन है, अगर आपको पता है कि नोज पे हो रहा है या ये चिन एरिया में हो रहा है, चीक्स पे हो रहा है, फोरहेड में हो रहा है, जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है सिर्फ आप वहां लगा सकते हो। प्लस आपको हफ्ते में 2 या 3 बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हफ्ते में 1 बार भी लगा सकते हो, दैट ऑल्सो यू कैन डू। अगर दोनों ही नहीं करना है कि सेरम भी यूज नहीं करना है, एक्सफोलिएटिंग टोनर भी यूज नहीं करना है, तो जो तीसरा ऑप्शन है जो थोड़ा और ज्यादा माइल्ड होगा वुड बी टू इन्वेस्ट इन ZitCare S जेल या फिर सेबो जेल, जो कि फार्मेसी प्रोडक्ट्स हैं, आपको बहुत इजीली बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगती है, आप वो लगा सकते हैं सिर्फ अपने अफेक्टेड और नीडेड एरियाज। कमिंग टू द नाइसिनामाइड रिकमेंडेशंस, नाइसिनामाइड आप कोई भी ब्रांड जिसका आपको पसंद हो उसका 5 to 10% की स्ट्रेंथ के बीच में आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी यूज टू है तो फिर आप 10% वाला नाइसिनामाइड यूज कर सकते हो, प्लम का यूज कर सकते हो, डर्माको का, मिनिमलिस्ट का, अंडररेटेड का, अगेन डॉक्टर शेट्स का सेंटेला एसियाटिका एंड नाइसिनामाइड का सेरम बहुत अच्छा है, बहुत जेंटल है। अगर सपोज आप न्यू हो स्किन केयर में या आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप 5% तक का नाइसिनामाइड सेरम में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि रिक्वल में भी आता है, जो कि डर्माको में भी आता है और जो सुगंधा में भी आता है, वो भी बहुत ज्यादा जेंटल है। तो ये तो हो गए नाइसिनामाइड के रिकमेंडेशंस। नाउ यहाँ पे एक बोनस टिप मैं ये देना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू आर समबडी जिसको इतनी सारी चीजें नहीं करनी है, जिसको इतना याद नहीं रहता या आप जल्दी में रहते हो हमेशा, तो आप एक सिंगल सेरम में इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज डर्माको सैलिसिनामाइड सेरम। इसमें आपको सैलिसिलिक और नाइसिनामाइड दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो आपको 2 अलग सेरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड भी होता है और 5% नाइसिनामाइड भी होता है, और ये सभी स्किन टाइप्स को सूट करता है। सो दिस इज वन सिंगल सेरम जिसमें आप ये दोनों चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। दिस पार्ट इज नॉट स्पॉन्सर्ड बट दिस इज अ टिप फॉर द पीपल हु डोंट वांट टू डू मल्टीपल स्टेप। कमिंग टू द रेटिनॉल रिकमेंडेशंस नाउ, अगर आपकी स्किन यूज्ड टू है रेटिनॉल यूज करने के पहले भी और आपको पता है कि आप इस जर्नी में अभी काफी एडवांस लेवल पे आ चुके हो, तो आप 0.5% तक की स्ट्रेंथ का रेटिनॉल सेरम यूज कर सकते हो, जो कि
ऑर्डिनरी वाला बहुत अच्छा है जो स्क्वालिन के बेस में आता है, तो अगर आप एडवांस्ड हो, मीडियम टू एडवांस, तो आप वो यूज कर सकते हो। अगर आप समवेयर इन द मिडिल हो तो फिर आप यूज कर सकते हो 2% ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड, क्योंकि उसके साथ इरिटेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो मिनिमलिस्ट में भी आता है, डर्माको में भी आता है, आई थिंक ऑर्डिनरी में भी आता है। एंड उसके अलावा रीक्विल की जो रेटिनॉल क्रीम है बहुत 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 अच्छी है, बहुत जेंटल है, वो भी आप यूज कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल आप एडवांस भी नहीं हो, मीडियम भी नहीं हो, आप बिल्कुल बिगिनर हो, या स्किन पे एक्ने पिंपल्स की इशू होती है, स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, तो फिर आप इनकैप्सुलेटेड फॉर्म ऑफ रेटिनॉल यूज कर सकते हो। देयर इज अ गुड ऑप्शन इन फॉक्सटेल जिसमें उनका 0.15% इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल आता है, ब्लू कलर की बॉटल है, मैंने कई बार बात करी है। फॉक्सटेल वाला जेंटल है, आप वो यूज कर सकते हो। कॉन्शियस केमिस्ट में भी आता है, वो यूज कर सकते हो। अगेन रीक्विल की जो रेटिनॉल क्रीम है बहुत अच्छी है, वो भी बहुत जेंटल है। Also, one more option I would like to mention here, which is one of my most favorites and very very mild, is the Formula RX Renaissance Retinol Moisturizing Complex. बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, बहुत जेंटल है, वो भी आप यूज कर सकते हो। अगेन ये सब कुछ मैं लिस्ट डाउन कर दूंगी तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कमिंग टू माई रिकमेंडेशंस फॉर केमिकल एक्सफोलिएटर्स नाउ, देखिए अगर आपकी स्किन ऑलरेडी नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, या फिर आप यूज टू हैं, तो आप AHA, BHA, PHA पील कोई भी तीनों में से यूज कर सकते हैं, कोई स्किन पे प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर वी और स्किन रिन्यू का जो 15% केमिकल एक्सफोलिएटर है, ABC एक्सफोलिएटर, बहुत अच्छा, उसमें तीनों तरह के एक्सफोलिएटिंग एसिड्स हैं। उसके अलावा जो 15% का बिगिनर्स पीलिंग सोल्यूशन आता है बाय डर्माको, उसमें भी AHA BHA दोनों है, वो भी काफी अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली जो इसी साल ट्राई किया था, हाइफिन का AHA BHA PHA स्किन रीसर्फेसिंग एक्सफोलिएटर है, वो भी बहुत अच्छा है, वो यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक फॉर नॉर्मल स्किन टाइप पीपल दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सपोज अगर स्किन आपकी ड्राई और सेंसिटिव है तो यू हैव टू स्टिक टू ओनली PHA पील्स, बिकॉज वो ही सबसे ज्यादा जेंटल होते हैं। या फिर अगेन आप सिर्फ 5% तक की स्ट्रेंथ का मेंडेलिक या लैक्टिक एसिड पील यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है देन BHA इज द थिंग फॉर यू, बिकॉज BHAs होते हैं ऑयल सॉल्युबल विच इज सैलिसिलिक एसिड, तो वो आप यूज कर सकते हैं। कमिंग टू योर रेस्ट एंड रिकवरी नाइट्स नाउ, जो हमारी हाइड्रेशन नाइट्स हैं, उसमें एब्सोल्युटली कोई रूल नहीं है। आप कोई भी ऐसी चीज लगाएं जो आपको पता है आपको सूट करती है। आप कूलिंग सूदिंग इंग्रेडिएंट्स लगाएं, आप बाइजोबुलोल लगा सकते हैं, सीका लगा सकते हैं, आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, दैट वर्क्स फॉर यू। पेंथेनॉल वाली चीजें लगा सकते हैं, जो स्किन में अगर ड्राई स्किन बहुत ज्यादा है तो यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स लगा सकते हैं आप। कोई कुछ भी, बेसिकली द आइडिया इज टू गो फॉर एनी मॉइस्चराइजर विच इज जेंटल ऑन योर स्किन एंड प्रेफरेबली शुड बी आइदर वेरी लो ऑन फ्रेग्रेंस और जीरो फ्रेग्रेंस, एंड दे शुड बी एबल टू बैलेंस द pH ऑफ योर स्किन एंड दे शुड नॉट बी कमेडोजेनिक। दैट्स द ओनली रूल। आई नो कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ, लाइक अ बोनस टिप। हफ्ते में एक बार आप एक क्ले बेस्ड फेस मास्क लगाएं जो थोड़ा माइल्ड हो, ऑफकोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिपिंग ऑफ नहीं होना चाहिए। क्ले या सल्फर बेस्ड मास्क अगर आप लगाएंगे तो वो आपकी एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, स्किन को एक मैटिफाइंग टेक्सचर देता है, एक स्मूथ सॉफ्ट सपल टेक्सचर भी देता है। सो ट्राई डूइंग दैट एज वेल। ऑलराइट यू गाइस, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वेरी लॉन्ग वीडियो। आई एम रियली सॉरी कि वीडियो इतना लंबा हो गया, बट आई हैड टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली टू यू गाइस सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड बाय द एंड ऑफ इट। स्टिल एज आई मेंशन्ड, अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, DM जरूर कर दीजिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई लव यू ऑल एंड स्टे ब्यूटीफुल।